हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सूम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे अंक आए, फिजिक्स में 90 या 90 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो फाइनल साठ की कोई भी वीडियो आप मिस मत कीजिए। जितनी भी फाइनल साठ की वीडियो आपको प्रोवाइड की गई हैं वो सारी की सारी वीडियो आप सीक्वेंसली देखते रहिए। और उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 13 का फाइनल शॉर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जिससे इस वीडियो के अंतर्गत जो भी चीज़ें हम आपको बताएं वो सारी चीज़ें A to Z आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं कि इस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पढ़नी है और इस बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें पढ़नी है नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिक का वर्गीकरण, ठीक है। और इसमें नाभिक के वर्गीकरण में आप जानते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा ही गया, ठीक है। एक समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक। दूसरा है आपका संभारित। तीसरा है आपका समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों के बारे में आप सबको पता है और नाम से भी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हल्का से रिवाइज करवा देंगे तो आप सबको जो है ये सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल। उसके बाद इस चैप्टर में और जो पढ़ना है वो है द्रव्यमान, क्षति व ऊर्जा में संबंध। उसके बाद पढ़ना है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा नहीं, उससे पहले आपको बंधन ऊर्जा भी पढ़नी है। डेफिनेशन जानना है बंधन ऊर्जा का, और कुछ खास है नहीं। बंधन ऊर्जा तो काफ़ी डिटेल में है, लेकिन सारी चीज़ें बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये सब कुछ हटा दिया गया, ठीक है। और नाभिकीय ऊर्जा, तो ये चैप्टर देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसमें काफ़ी कुछ आप पहले से ही जानते हैं। अगर नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा हमें 2 तरीके से मिलती है। नाभिक के विखंडन से भी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि जब जो है कोई अस्थायी नाभिक या अस्थायी परमाणु अपने अस्थायी परमाणु में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस में उस दौरान क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है और वही जो है ऊर्जा है, क्या कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। चाहे परमाणु 2 अलग अलग भारी कोई नाभिक है, ठीक है, या कोई भारी परमाणु है, एटम है, वो अलग अलग 2 परमाणुओं में टूटेगा तब भी एनर्जी मिलेगी, और 2 हल्के नाभिक जोड़कर कोई भारी नाभिक बना रहे हैं तब भी जो है उस कंडीशन में भी जो है एनर्जी हमको मिलेगी, ठीक है। तो वही जो है नाभिकीय ऊर्जा है। उसी बंधन ऊर्जा क्या है, बंधन ऊर्जा देख लो, ठीक है। बंधन ऊर्जा की हम बात करें, अगर नाभिक न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब ये नाभिक के अंदर जो आपके न्यूक्लियाई है, या फिर जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, मतलब इनको बांध कर रखा जाता है। तो नाभिक के अंदर, ठीक है, नाभिक के अंदर नाभिकीय कणों को बांध कर रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है। या उसको दूसरे वर्डों में बोल सकते हो कि अनंत दूरी तक ले जाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो नाभिक की क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो चलिए शुरू से बात करते हैं नाभिक का वर्गीकरण। तो नाभिक के वर्गीकरण में अगर हम बात करें समस्थानिक की, हाँ उससे पहले आप लोगों के कमेंट्स हैं कुछ। एक कोई अमन अग्रवाल करके जो है एक बच्चा है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर जो है आप कमेंट्स रीड नहीं करते हैं। उसने शायद कमेंट्स किया था कि सर वोल्ट मीटर जो है, एक वोल्ट मीटर या पोटेंशियल मीटर ऐसे ही कुछ था, कि एक बार सर उसको जो है फिर से जो है डिस्कस कर दीजिए। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, देखिए सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो वीडियो
जिस दिन प्रोवाइड किया जाए उसके प्रॉब्लम आप उसी दिन कमेंट करो तो वो कमेंट्स रीड हो जाते हैं, ठीक है, डेली के डेली। अब इतना पर्याप्त समय नहीं होता कि 10 दिन पुरानी वीडियो पे आप आज की वीडियो 10 दिन बाद देखो और इस आज की वीडियो में जो आपको प्रॉब्लम हो आप 10 दिन बाद कमेंट करो। तो 10 दिन बाद के कमेंट कौन रीड करेगा? आप करोगे? तो वीडियो जो है आप डेली की डेली देखिए और जो भी प्रॉब्लम रहे आप डेली के डेली ऑन द स्पॉट वीडियो में आप कमेंट करें तो प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। अब 10 दिन या 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद आप कमेंट करेंगे तो फिर कहाँ से इतनी चीज़ें जो है। और वैसे 10 दिन बाद अगर मान लो हमने देख भी लिया तो अब वो 10 दिन पुराना, अब आज का जैसे आज का वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब इस चैप्टर नाभिक से कोई भी डाउट होगा अगर आप कल आज पूछ लेते हैं यानी शाम को अगर कमेंट कर दिए तो कल हम स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता सकते हैं। अब आप 4 दिन बाद पूछेंगे तो ये 4 दिन पुराना लेक्चर हो जाएगा। अब 4 दिन बाद इसको फिर हम अलग से डिस्कस करें तो ऐसे ऐसे हम अलग अलग डिस्कस करते जाएंगे तो फिर हम तो जो है कभी आगे जा ही नहीं पाएंगे, 1-2 चैप्टर पे ही अटके रह जाएंगे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे प्रॉब्लम को एक साथ कलेक्ट किए रहिए ना। बाद में डाउट क्लास एक दिन रख देंगे तो उस टाइम आप अपना पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपका डाउट क्लियर नहीं किया जाएगा, आप बाद में देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाद में देख रहे हैं तो फिर इस तरीके से कमेंट ना करिए कि सर जो है कमेंट रीड नहीं करते हैं। तो एक दिन हम डाउट क्लास रखेंगे, उस दिन आपके जितने भी डाउट होंगे सारे लोग डाउट अपने पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक का मतलब है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अस्थानिक, यानी अस्थानिक प्रमाण क्रमांक उनका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और प्रमाण भार जो है अलग अलग होता है। ऐसे नाभिक को हम क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? समस्थानिक नाभिक कहते हैं, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे समस्थानिक में, ठीक है। आप जैसे लिख लीजिए क्लोरीन, ठीक है, C17, ठीक है, क्लोरीन Cl17 और एक 17 क्लोरीन ये भी होता है 37, ठीक है। तो देखो दोनों का परमाणु क्रमांक क्या है? सेम है, लेकिन परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। तो ये जो है एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। या आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं लिथियम का Li3, ठीक है, Li3 और इसका होता है लिथियम 3 दूनी 6 और दूसरा होता है Li37, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के परमाणु भार जो है वो क्या अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? सेम है। परमाणु क्रमांक सेम है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। तो नाम से थोड़ा सा क्लियर रखो, स्थान की बात कर रहा है, यानी स्थान समान हो। और स्थान का मतलब किसमें स्थान समान की बात कर रहा है, ठीक है। स्थान कब किसी भी आवर्त सारणी में किसी तत्व का एक ही स्थान या सेम स्थान कब हो सकता है? जब उसका परमाणु क्रमांक सेम हो, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक सेम कर लो। आगे आ जाओ समभारिक। समभारिक क्या होता है? समभारिक में इसके परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे और परमाणु भार जो है वो क्या होगा? सेम होगा। परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे लेकिन परमाणु भार क्या होगा? सेम होगा। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, परमाणु भार सेम होगा तो H3, ठीक है, H12, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन के समभारिक हैं। हाइड्रोजन के क्या समभारिक हैं या आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा? इसके परमाणु क्रमांक क्या अलग अलग हैं लेकिन परमाणु भार क्या सेम है। इसी तरीके से आप ऑक्सीजन का ले लीजिए, ऑक्सीजन O817 और फ्लोरीन F917, ठीक है, F917 ये होता फ्लोरीन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परमाणु भार क्या है? सेम है और परमाणु क्रमांक क्या है? अलग अलग है। तो ये O और F यानी O17 और F17, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समभारिक कहलाएंगे। और अगर बात करें समन्यूट्रॉनिक की तो इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है। किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, ठीक है। समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही अलग अलग होते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 1H3 2He4। अब देखिए
न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, 3 में से 2 गया, एक गया 2 और 4 में से 2 गया 2, तो यानी दोनों में ही न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 2। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, लिथियम 3Li7, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल आप एक और ले सकते हो, तो अगर मान लो 4 नंबर पे कर देते हैं, तो 4 नंबर किसका है, 4 नंबर है आपका बेरियम का, ठीक है, Be, तो इसका होता है 8, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखो तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 4, दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है 4, ठीक है। इसी तरीके से और कई सारे एग्जाम्पल है जिसको आप लेके देख सकते हैं। सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, ठीक है। तो सोडियम का कितना होता है भाई Na11 और इसका होता है 23। मैग्नीशियम ले लो Mg, ठीक है, इसमें कितना होता है, इसका 12 होता है, इसका कितना होता है 24, ठीक है। तो दोनों में अंतर करके देख लो कितना आएगा, 12 ना, 12 न्यूट्रॉन दोनों में है, ठीक है। तो इस तरीके से समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक तीनों चीजें अच्छे समझ में आई क्या है। चलिए अब बात करते हैं नाभिकीय बल की। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल क्या होता है, तो किसी भी नाभिक की अगर हम बात करें तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं हमारे न्यूट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन में क्या आते हैं भाई न्यूट्रॉनों, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, हमारे नाभिक के अंदर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी N भी होता है और P भी होता है नाभिक के अंदर। लेकिन N पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। लेकिन इस पे P पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और किसी भी नाभिक के अंदर जैसे मान लो 1 2 3 4 5 प्रोटॉन है, तो सारे प्रोटॉन पे क्या होते हैं, सभी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि प्लस प्लस के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जब इसके अंदर केवल प्रोटॉन ही प्रोटॉन भरे हुए हैं, तो उन प्रोटॉनों के बीच में आपस में प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक दूसरे से बंध कर रहते हैं, उसके बावजूद भी वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बंध कर रहते हैं, ठीक है। तो यही जो है क्या कहलाता है, जो बल नाभिक के अंदर, ठीक है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को बांध कर रखता है, वही बल क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अरे जैसे सिंपल सी बात है, कहीं जैसे बच्चे आपस में झगड़ा वगड़ा करके आते हैं, ठीक है, जब थोड़ा सा टीन एज की बात करो, किशोरावस्था में जब बच्चे झगड़ा वगड़ा करके आते हैं, तो उस समय सबका अपना अपना एक गैंग टाइप का बना हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब बात जो है घर के गार्जियन तक पहुंचती है, तो वो क्या होते हैं, पता चला तुम किसी को मार के चले आए, अब अगला मार खा के घर पहुंचा, तो उसका भी मन होगा जो है कि तुमको जो है आके मारे, ठीक है, बदला ले। तो ये सारी भावनाएं होती है। लेकिन अब अगर फैमिली सही होती है, तो उनके गार्जियन अगर सही हैं, आपके गार्जियन सही हैं, तो वो क्या होता है, उनके बीच में आपस में तालमेल हो जाता है, और उसको जो है उसके अंदर जो उत्तेजना थी बदला लेने की, उसको कंट्रोल करके यानी उसको दबा के रखते हैं, ठीक है। तो यानी वो जो है बदला लेने की भावना तो है उसके अंदर, लेकिन ले नहीं पाता है, किसके, गार्जियन के फोर्स या दबाव के कारण। तो वो उनका क्या होगा, नाभिकीय बल हो गया। इसी तरीके से जो है नाभिकीय बल होते हैं। तो चलिए नाभिकीय बल की बात करते हैं, हो तो गया नाभिकीय बल, ठीक है। आगे बात करते हैं द्रव्यमान क्षति व ऊर्जा में संबंध, ठीक है। द्रव्यमान क्षति का मतलब है, जैसे अगर कोई भी न्यूक्लियस है या कोई भी नाभिक है, ठीक है, कोई भी परमाणु है, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, एक परमाणु है, और हम मान लेते हैं इस परमाणु का समस्त द्रव्यमान क्या है, इसका जो है समस्त द्रव्यमान कैपिटल M, ठीक है। तो इसका समस्त द्रव्यमान कभी कभी क्या होता है, इसके अलग अलग न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमान से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो सिंपल सा वर्ड है कि नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों और प्रोटॉनों के द्रव्यमान का योग, ठीक है, और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति को डिनोट करते हैं डेल्टा M से। तो डेल्टा M इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ
प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस मास ऑफ परमाणु, परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। आगे भाई जेड लगा सकते हो, ठीक है, कि जेड परमाणु क्रमांक ही तो डिपेंड करेगा किसके अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो ये होता है द्रव्यमान क्षति। और इसमें संबंध यानी ऊर्जा में इसका क्या संबंध है, तो ऊर्जा आइंस्टीन के समीकरण से डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और यम की ये वैल्यू है तो ये वैल्यू भी आप रख सकते हो, तो डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो सकता है, जेड एम पी प्लस एम एन माइनस कैपिटल एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति समझ में आई, द्रव्यमान क्षति सबको समझ में आई क्या होती है और इसका ऊर्जा से क्या संबंध है। ये आइंस्टीन का समीकरण है, आइंस्टीन का समीकरण है। आगे आ जाइए, बंधन ऊर्जा की बात करते हैं। किसकी, बंधन ऊर्जा, हाँ बंधन ऊर्जा। अभी अभी हमने बात किया था नाभिकीय बल की ना। नाभिकीय बल में क्या होता था कि नाभिक के अंदर जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, जिसको हम नाभिकीय कण कहते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से किसी न किसी बल के कारण एक दूसरे से बंध के रहते हैं। अब अगर हम उनको क्या करें, अलग करना चाहें, उनको क्या एक दूसरे से, नाभिकीय कणों को एक दूसरे से अलग करना चाहें या एक दूसरे को अनंत पर रखना चाहें, तो हमें क्या करना होगा, उन दोनों को अलग करने के लिए बाहर से ऊर्जा लगेगी या एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा वर्क हमको करना पड़ेगा। तो वही जो उनको अलग करने के लिए, नाभिकीय कणों को अलग करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। किसी नाभिक के नाभिकीय कणों को अलग करने के लिए या नाभिकीय कणों को एक दूसरे से परस्पर अनंत दूरी पर ले जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अच्छे से समझ में आया बंधन ऊर्जा। अब बंधन ऊर्जा में, हालांकि ये काफ़ी डिटेल में था, हमने पढ़ाया भी आप लोगों को है कि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे निकालते हैं। ये सब तो जो है बंधन, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हमें कैलकुलेट नहीं करनी, बस केवल फार्मूला जान लो, डेफिनेशन जान लो बंधन ऊर्जा की, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है वो लिख लोगे, आप समझ गए। अब आ जाओ नाभिकीय बल की, नाभिकीय ऊर्जा की, ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा की अगर हम बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा आपका थोड़ा सा एक्सटेंडेड टॉपिक है, यानी कि थोड़ा सा ये विस्तृत उत्तरीय का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है 3 नंबर का, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन नाभिकीय ऊर्जा से उठ सकता है। और नाभिकीय ऊर्जा हमें 2 रूप, यानी किसी भी परमाणु के अस्थायी, कोई भी अस्थायी परमाणु जब अस्थायी परमाणु में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, तो उस दौरान क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। उस दौरान उत्सर्जित ऊर्जा क्या कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। भाई अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु के अंदर नाभिक होता है ना, ठीक है। तो अगर परमाणु हमारा अस्थायी परमाणु से अस्थायी परमाणु में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके साथ साथ क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी तो उसमें चेंज होंगे, ठीक है। तो उस दौरान, कन्वर्टिंग के दौरान जो ऊर्जा मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और ये 2 रूपों में मिलती है। नाभिकीय ऊर्जा हमें 2 रूपों में मिलती है। पहली तो जो है नाभिकीय विखंडन में, ठीक है, और दूसरा जो है नाभिकीय संलयन में, ठीक है। तो अगर हम नाभिकीय विखंडन की बात करें तो नाभिकीय विखंडन में होता क्या है कि जब कोई भी भारी परमाणु या भारी नाभिक 2 हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, तो उस दौरान मुक्त हुई ऊर्जा को हम क्या कहलाते हैं, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा कहलाते हैं, ठीक है। या वो प्रोसेस हमारा नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और उसमें जो ऊर्जा रिलीज होती है उसको क्या कहेंगे, नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, जैसे यूरेनियम आप ले सकते हैं। यूरेनियम एक भारी नाभिक है, कितना होता है इसका, 92 235, 92 235, ठीक है।
इस पर न्यूट्रॉनों की हमने क्या की बमबारी, यानी ये एक न्यूट्रॉन से जब रिएक्ट करेगा तो क्या दे देगा, बेरियम, ठीक है। और इसका होता कितना है 56, कितने में टूटेगा, ये 141, ठीक है, प्लस क्रिप्टन, और क्रिप्टन का कितना होता है 36, Kr 36, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा भाई क्रिप्टन का, जोड़ लो इधर से, 92 आएगा, कितना आएगा 92, और प्लस क्या रिलीज, कितने न्यूट्रॉन मिलेंगे, न्यूट्रॉन भी मिलेगा, कितना मिलेगा, तो ये परमाणु क्रमांक तय करेगा, दोनों जोड़ लो भाई, कितना हो रहा 3, यहाँ पे देखो 35, एक 36 हो गया, यहाँ पे जोड़ो 2 1 3, 3 1 4, तो यहाँ बच रहा 6, ठीक है, और यहाँ 4, 3 न्यूट्रॉन भी हमको मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, प्लस ऊर्जा। अब देखो जब भी यूरेनियम का विखंडन होता है तो उस विखंडन के प्रोसेस में यूरेनियम का एक परमाणु एक न्यूट्रॉन से क्रिया करता है, एक न्यूट्रॉन से क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके दो छोटे छोटे नाभिक बनाता है, एक बेरियम का, ठीक है, बेरियम, और दूसरा क्रिप्टॉन का, ठीक है, क्रिप्टन का बनाता, और उसके बाद ऊर्जा के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन, ठीक है, यानी 1 से कितने 3, ठीक है, 1 से 3। अब फिर यहां से ये 3 अलग अलग न्यूट्रॉन 3 अलग अलग यूरेनियम को विखंडित करेंगे, और फिर वहां से 3 अलग अलग न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो यानी इस तरीके से ये प्रोसेस जो है काफी ब्रॉड हो जाता है और ये चलता रहता है, ठीक है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े नाभिकीय रिएक्टर जो बनाए गए हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में होता क्या है कि इसको कंट्रोल करके एक मंदक यूज किया जाता है, और मंदक के रूप में जो है एबोनाइट की छड़ की ऐसे शीतलक भी यूज किया जाता है, एबोनाइट की छड़ भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो एबोनाइट की छड़ का काम क्या है कि वो न्यूट्रॉन को, ठीक है, न्यूट्रॉन को अपनी तरफ अवशोषित कर लेती है। जैसे मान लो एक यूरेनियम से 3 निकले, अब हम चाहते हैं कि एक ही यूरेनियम और विखंडित हो, 2 नहीं 3 नहीं, तो इसके अंदर कैडमियम, ठीक है, हाँ सॉरी कैडमियम होता है, एबोनाइट नहीं होता, कैडमियम। तो इसके अंदर हम कैडमियम की छड़ जब डालेंगे तो वो कैडमियम की छड़ क्या करती है, 2 न्यूट्रॉन जितना हम चाहें उतना को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब एक न्यूट्रॉन बच जाएगा तो एक न्यूट्रॉन फिर अगले यूरेनियम परमाणु से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, फिर 3 निकलेगा, फिर कैडमियम की छड़ लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नाभिकीय रिएक्टरों में क्या होते हैं, हमारे कंट्रोलर लगे होते हैं या मंदक यूज किए जाते हैं। तो कभी कभी पूछता है मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारा नाभिकीय विखंडन का, और ये ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है, नाभिकीय ऊर्जा। उसी तरीके से नाभिकीय संलयन की अगर हम बात करें तो नाभिकीय संलयन में होता क्या है कि जब 2 हल्के हल्के नाभिक मिलकर आपस में भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रोसेस में भी ऊर्जा का, ठीक है, इस प्रोसेस में भी जो है ऊर्जा निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। और नाभिकीय संलयन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सूर्य है। सूर्य से जो हमको एनर्जी मिलती है वो नाभिकीय संलयन के थ्रू ही मिलती है। और नाभिकीय संलयन भी जो है 2 प्रकार का होता है, एक कार्बन साइकिल और दूसरा जो है प्रोटॉन साइकिल, ठीक है। नाभिकीय संलयन की प्रोसेस जो है 2 चरणों में पूरी होती है, एक कार्बन साइकिल में और एक प्रोटॉन साइकिल में, ठीक है। तो कार्बन साइकिल क्या होता है, प्रोटॉन साइकिल क्या होता है, दोनों चलिए हम आपको अच्छे से समझाते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से समझते हैं। कार्बन साइकिल में क्या होता है कि कार्बन, ठीक है, एक कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के समस्थानिक से, ठीक है। और उसके बाद क्या बनाता है 7n13, यानी नाइट्रोजन का एक क्या बनाता है, आइसोटोप बनाता है, और गामा किरण निकलती है और साथ ही साथ ऊर्जा रिलीज होती है, ठीक है। अब फिर ये हालांकि क्या है, स्टेबल है नहीं, तो ये फिर क्या होता है, विखंडित होता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन के आइसोटोप में, ठीक है। कार्बन का आइसोटोप बनता है, उसके बाद क्या निकलता है, एक पॉजिट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रिनो, ठीक है।
फिर ये भी क्या है, स्टेबल नहीं है, तो ये फिर क्या होता है, एक हाइड्रोजन से जो है रिएक्ट करता है और फिर बनाता है नाइट्रोजन। हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद क्या, नाइट्रोजन, और ये क्या, स्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल। फिर निकलता है क्या, गामा किरण और ऊर्जा। उसके बाद ये नाइट्रोजन फिर एक हाइड्रोजन से जो है संयोग करता, क्रिया करता और उसके बाद बनाता ऑक्सीजन का एक आइसोटोप। ठीक है, ऑक्सीजन का एक क्या, आइसोटोप और गामा किरण प्लस ऊर्जा। अब ये फिर स्टेबल नहीं है, ये फिर क्या किया, स्टेबल नहीं है, तो ये विखंडित होगा, टूट गया। ठीक है, N715 में और एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। अब देख रहे हैं ये भी जो है नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये भी जो है स्टेबल नहीं है, तो ये फिर क्या किया, एक इससे रिएक्ट किया और इससे रिएक्ट करने के बाद लास्ट में कार्बन बना और क्या मिल गया, हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक। तो और सूर्य के अंदर होता भी, यानी दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर, हल्के हल्के नाभिक मिलकर क्या कहलाते हैं, संयोग करके परस्पर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और यह प्रोसेस क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता। और सूर्य के अंदर होने वाली क्रिया जो है वो नाभिकीय संलयन की है। अब इन सभी रिएक्शन को अगर आप जोड़ें तो क्या मिलेगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, लिख दे रहे हैं किससे कौन कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, 5, ठीक है, इससे ये कैंसिल। तो जो बच रहा उसको आप लिख लो, बच कौन रहा है, 1H1 + 1H1, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस 1H1 + 1H1, ये 4 बच रहे हैं। ठीक है, मिल क्या रहा है, इधर क्या मिल रहा, 2He4, 2He4। ऊपर तो 1 2 3 4 बैलेंस है, नीचे नहीं बैलेंस है, तो एक पॉजिट्रॉन यहाँ बन रहा है और एक पॉजिट्रॉन यहाँ बन रहा है, तो 2 पॉजिट्रॉन बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो 2 2 4 बैलेंस हो गया। और ऊर्जा कितनी मिल रही है, प्लस ऊर्जा, प्लस ऊर्जा। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्रोटॉन साइकिल की बात करें, प्रोटॉन साइकिल यानी जिसमें केवल प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन ना हो, इसमें केवल प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये रहे 2 प्रोटॉन आपस में रिएक्ट किए तो ये बनाया और एक पॉजिट्रॉन, ठीक है, और एक न्यूट्रिनो, एक पॉजिट्रॉन एक न्यूट्रिनो। फिर ये जो आपका है हाइड्रोजन का क्या समस्थानिक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक फिर एक क्या हो, प्रोटॉन से रिएक्ट किया, एक प्रोटॉन से रिएक्ट करने के बाद हीलियम का समस्थानिक बनाया, यानी हीलियम का आइसोटोप बनाया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, गामा किरण प्लस एनर्जी रिलीज हुई और ये आपस में रिएक्ट किए, 2 इसके हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर लिए और ये चीज़ बन गया। ठीक है, अब देखो, हाँ, ये जो रिएक्शन है ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, रिएक्शन आप लोग याद कर लीजिएगा लिख लिख के। अब देखो इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ने के लिए अगर हम इनको जोड़ना चाहें तो यहाँ पे देख रहे हैं हीलियम के 2 आइसोटोप है, यहाँ पे एक ही है, तो इस वाले समीकरण में आप 2 से गुणा कर दो, इसमें क्या करो, 2 से गुणा कर दो। जब इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे तो देखो कितना हो जाएगा भाई, 1 2 एक प्रोटॉन प्लस दूसरा प्रोटॉन। अब यहाँ एक प्रोटॉन है, एक में 2 से गुणा कर दिए, कितने हो गए, 2 प्रोटॉन प्लस 1H1 + 1H1, ये मिल गया। अब देखो यहाँ पे 2 हीलियम का आइसोटोप है तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, और एक काम और करना होगा भाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1H2 तो 1H2 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने, 2 1 2 थे, बाहर 2 से गुणा, कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए, और ये 2 यहाँ पे 2 बच रहा है, इस 2 से कैंसिल हो गए। ठीक है, तो टोटल इधर बचे 4 पॉजिट्रॉन, सॉरी क्या पॉजिट्रॉन है ना, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन, तो 4 प्रोटॉन हो गए और इधर क्या बचा आपका 2He4 प्लस
2 से इसमें गुणा किया गया है तो 2 पॉजिट्रॉन यानी और प्लस ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर तो अगर हम कार्बन कार्बन साइकिल देखें और प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र देखें, कार्बन चक्र और प्रोटॉन चक्र दोनों की बात करें तो दोनों में समान मात्रा में ऊर्जा मिल रही है। और फाइनली देखो दोनों का रिएक्शन सेम है, दोनों का जो रिएक्शन है वो क्या फाइनली सेम ही है और सेम मात्रा में, यानी उतनी ही, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा +1, ठीक है। तो सब में जो है क्या है सेम मात्रा में ऊर्जा निकल रही है। तो ये आपका कार्बन चक्र है और ये आपका प्रोटॉन चक्र है। और ये कार्बन चक्र और प्रोटॉन चक्र किसके अंतर्गत आते हैं, नाभिकीय संलयन के। नाभिकीय संलयन के 2 अहम हिस्से हैं। तो इसको जो है अगर ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में पूछा जाएगा तो आप ये जो है जरूर लिखेंगे नाभिकीय संलयन के बारे में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। तो आई होप आप सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे, सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। तो सभी लोग जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ तक अगर किसी को चैप्टर नंबर 13 तक किसी को कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आज के दिन ही मतलब 12 बजे तक जो है अपने आप कमेंट्स या जो भी आपका डाउट होगा सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो कल चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर देंगे। और अगर 12 बजे तक कोई कमेंट्स नहीं आया, कोई डाउट आपके नहीं आया तो 12 बजे के बाद आप लोग कमेंट करेंगे तो वो डाउट मैं कंसीडर नहीं करूँगा, ठीक है। फिर आपका वो डाउट सेशन का जब क्लास होगा तो वहाँ पे डाउट क्लियर किया जाएगा। तो जो भी डाउट हो वो 12 बजे से पहले ही कमेंट करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ ये चैप्टर यानी कि नाभिक वाला भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 14 के फाइनल के साथ, यानी लास्ट चैप्टर। और न्यूमेरिकल के लिए हमने आपको बता ही दिया है कि आप लोग जो क्या कीजिए, अनसॉल्व पेपर खरीद लीजिए या अनसॉल्व पेपर के पिछले 3 साल के जो पेपर हैं वो टेलीग्राम के ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। वो 11 जनवरी को जो है लिंक दिया गया था, आप लोग जाके वहाँ से चाहे डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिए या मार्केट से नई अनसॉल्व ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन करवाते समय हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिखने वाले नहीं हैं। ओके स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगता है और जितने समय में हम क्वेश्चन लिखेंगे उतने समय में हम आपको क्वेश्चन समझा देंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत है।